बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल टॉपिक। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल टॉपिक में हमने एक ऑर्गेनेल पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया जो कि था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं और ये है राइबोसोम। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं राइबोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है राइबोसोम। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह और इसका फंक्शन वगैरह किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और इसका मीनिंग देखते हैं कि राइबोसोम वर्ड की मीनिंग क्या है। तो राइबोसोम वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इसमें फर्स्ट वन है राइबो, और ये राइबो वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये राइबोज को रिप्रेजेंट करता है। राइबोज क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए दूसरे नाम भी यूज़ होते हैं। राइबोज शुगर को फेंटोज शुगर का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसको 5 कार्बन शुगर का नाम भी दिया जाता है। तो ये फेंटोज या राइबोज या 5 कार्बन शुगर जो हैं ये आरएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। आरएनए के स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा होता है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन और आरएनए से बन चुका है। और आरएनए के फर्दर 3 टाइप होते हैं, एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। तो ये फंक्शन के लिहाज से इनके मुख्तलिफ नाम हैं और तीनों क्या हैं, आरएनए ही कहलाते हैं। तीनों आरएनए के टाइप्स हैं। तो अब आरआरएनए जो है ये राइबोसोम में पाया जाता है। और आरएनए में हमने क्या पढ़ लिया कि राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है राइबो। ये राइबो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पेंटोज शुगर को रिप्रेजेंट करता है जो कि आरआरएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और दूसरा वर्ड सोम वर्ड जो है ये सोमा से निकल चुका है और सोमा की मीनिंग है बॉडी। तो ये हो गया इसका लफ्ज़ी मानी कि ये एक ऐसा बॉडी है जो कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, पेंटोज शुगर भी मौजूद है। तो लफ्ज़ी मानी के बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं कि इसका डिफिनीशन किस तरह है। अच्छा, तो डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है। राइबोसोम आर स्मॉल, राइबोसोम जो है एक छोटा सा राउंडेड ग्रेनुलर या ग्रेन्यूल्स एक दानानुमा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन फ्री फॉर्म। ये तो या मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में आज़ाद हालत में, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। आर अटैच टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसके अलावा फ्री फॉर्म के अलावा ये अटैच होता है बैरूनी सरफेस के साथ। किस चीज़ के बैरूनी सरफेस के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बैरूनी एक्सटर्नल सरफेस जो है उसके साथ ये अटैच होता है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिस्कवरी देखते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पैलेट इन 1955। एक साइंसदान था जिसका नाम था फेलेट। इन्होंने 1955 में क्या कर दिया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। राइबोसोम का अगर डायामीटर देखा जाए तो ये 20 नैनोमीटर होता है। अच्छा, ये तो हो गया डिस्कवरी के बाद आते हैं केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि ये राइबोसोम किस चीज़ से बना होता है। तो राइबोसोम अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ये दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन से और नेक्स्ट वन आरएनए से। लेकिन आरएनए के कौन से टाइप से, आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। तो इनका इक्वल अमाउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन दोनों को 100% में ले लें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में तकरीबन 50% क्या होता है, 50% इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं और इसके अलावा 50% इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है। तो यूकारियोटिक सेल में तकरीबन इन दोनों का मकदार जो है ये इक्वल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो चलिए अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर इन डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक छोटा सा सेल। ये हो गया एक जर्नलाइज सेल। अब सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन डॉट, दिस वन रिप्रेजेंट न्यूक्लियस।
तो ये हो गया आप लोगों का न्यूक्लियस। अब एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया और इसका स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। तो ये क्या है, ये है आप लोगों का न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया NM, या इसको न्यूक्लियर एनवल्प भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, जगह जगह पे इसके अंदर सुराखें मौजूद होती है जिनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। ये हो जाएगा न्यूक्लियर पोर। अच्छा, इसके अलावा ये सेंट्रल रीजन जो है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नीचे ये पूरा इलाका, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये रीजन क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन में इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल DNA हो गया, ये भी इसी एरिया में पड़ा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन में। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा DNA स्ट्रक्चर बना दिया है, ये हो गया इसका DNA, या ये ऐसा कहें आप लोग कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब DNA या जेनेटिक मटेरियल के अलावा यहाँ पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन में, और इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हमने एक छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर राइबोसोम के कंपोनेंट बनते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन, एक हो गया प्रोटीन एंड सेकंड वन RNA, इन दोनों से क्या यहाँ पे राइबोसोम के स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट राइबोसोम। तो राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। अब ये दो यूनिट्स जो हो गए, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये कहाँ पे बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर जब ये दो चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, मतलब लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, इनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है और न्यूक्लियर पोर के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, इसको साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए, ये जब बाहर आता है इनके कंपोनेंट की प्रिपरेशन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस। लेकिन जब ये बाहर साइटोप्लाज्मिक एरिया में आ जाता है तो क्या होता है, ये दो जगहों पे स्टे कर सकता है। कहाँ पे, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहेगा, फ्री इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहेगा, या ये क्या करेगा, या ये अटैच हो जाएगा किस चीज़ के साथ, RER के साथ। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच हो जाता है और वहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कैसे करता है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत। या ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में फ्री होता है और क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। साइटोप्लाज्मिक एरिया में हम एक एग्जांपल देते हैं कि कौन सा प्रोटीन तैयार करते हैं, फ्री राइबोसोम। तो इमेच्योर RBC सेल्स जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्री राइबोसोम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, HB प्रोडक्शन या सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस इन RBC में ये क्या करते हैं, RBC में ये HB जो कि असल में एक प्रोटीन है, ये इसकी तैयारी करते हैं RBC के अंदर, फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्मिक एरिया में पड़े होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं और ये दो कंपोनेंट जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर बन चुके हैं,
ये यहाँ पे अटैच नहीं होते। एक बात ये भी आप लोगों को जहन में याद रखनी चाहिए, यहाँ पे अटैच नहीं होते, सिर्फ यहाँ पे इनके कंपोनेंट का कंपोजिशन होता है। फिर ये बाहर साइटोप्लाज्मिक एरिया में आकर दोनों यूनिट्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, और वो किस चीज़ के ज़रिए इकट्ठे हो जाते हैं आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया फॉर एग्जांपल मौजूद है, इसके अंदर हमने इस राइबोसोम को क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। अब राइबोसोम का ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट, इसको कहा जाता है लार्जर सब यूनिट। तो ये हो गया लार्जर सब यूनिट। और यहाँ पर नीचे हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, दिस वन इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट। इसको क्या कहा जाता है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलर, ये साइज में छोटा होता है, स्मॉलर सब यूनिट। तो इन दो टुकड़ों से क्या बना होता है, पूरे राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना होता है। ये दो कंपोनेंट जो हैं ये आपस में कौन अटैच करवाता है, ये आपस में मैग्नीशियम के आयन इनको आपस में अटैच करवाते हैं। एक दूसरे को अटैच करना और डिटैच करना ये किसके थ्रू होता है, मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये होता है। यहाँ पे मैं बस जस्ट एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए मैंने एक मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये यहाँ पे मौजूद होता है इस पूरे एरिया में, ये सारे मैग्नीशियम आयन, और क्या करते हैं इन दो यूनिट्स को आपस में अटैच करके रख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं, और इस लार्जर सब यूनिट के अंदर कुछ रीजन मौजूद होते हैं, कुछ साइट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर एक साइट, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस लार्जर सब यूनिट में, और इसको कहा जाता है ए साइट। ए मतलब एक्सेप्टर साइट। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे mRNA आती है और इसके अंदर यहाँ पे अटैच हो जाती है। पहले ये स्मॉलर सब यूनिट आता है, ये इसके साथ अटैच होता जाता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और फिर लार्जर सब यूनिट आता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए ये क्या है, एक mRNA है, मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाती है और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर ये 3 रीजन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है, यहाँ पे एक और टाइप ऑफ RNA होता है जिसको कहा जाता है tRNA, ट्रांसफर RNA। आप लोगों ने देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस में एक ऐसा स्ट्रक्चर वाला RNA होता है। यहाँ पे उसके साथ एक अमीनो एसिड भी अटैच होता है, अपने साथ इसी तरह एक अमीनो एसिड को लाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज कॉल्ड tRNA। tRNA इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र RNA। ये अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्मिक एरिया से उठाती है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, और राइबोसोम की तरफ लाती है, और यहाँ पे कोडान और एंटीकोडान की सीक्वेंस को आपस में मिला के एक अमीनो एसिड को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ये tRNA जो है सबसे पहले इस पोजीशन पे आती है, और इसको ए साइट कहा जाता है। यहाँ पे ए से मुराद है एक्सेप्टर साइट। फिर ये दूसरा रीजन होता है यहाँ पे दरमियान में, और इसको कहा जाता है पी साइड। इसको पी साइड क्यों कहा जाता है, यहाँ पे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और इसी तरह एक पूरा पेप्टाइड चेन बनता है अमीनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो ये tRNA जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे चली जाती है, और फिर यहाँ पे एक अमीनो एसिड को छोड़ के आगे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की एलोंगेशन होती है, इसलिए यहाँ इस रीजन को पी साइड का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड रीजन मौजूद होता है जिसको ई साइड कहा जाता है। और ई साइड इसको क्यों कहा जाता है, दिस वन रेफर टूवर्ड दी एग्जिट मतलब बाहर की तरफ चला जाना। तो यहाँ से क्या होता है, tRNA का एग्जिट होता है, यहाँ से क्या होता है, एग्जिट होता है, बाहर निकल जाती है। तो ये 3 रीजन कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये लार्जर सब यूनिट में मौजूद होते हैं। इसके अंदर कैसे tRNA आता है, पॉलीपेप्टाइड चेन
किस तरह बनता है, ये सारी चीज़ें फिर हम प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया इसका लार्जर सब यूनिट, ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होती है, और मैसेंजर आरएनए की तरफ टीआरएनए क्या करती है, एक एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाती है, और इसी तरह एक लंबा चेन बनता है प्रोटीन का, जिसको फर्दर क्या कर दिया जाता है, फिर सेल में एंजाइम की शक्ल में या किसी और शक्ल में यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने अगेन एक 3D लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये 3D लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज कॉल्ड mRNA। ये क्या है, mRNA। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, एक राइबोसोम इसके साथ अटैच है, दूसरा राइबोसोम इसके साथ अटैच है, तीसरा राइबोसोम इसके साथ अटैच है। तो ऐसा mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलीसोम। पॉलीसोम, तो ये हो गया एक पॉलीसोम। उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और राइबोसोम के टाइप देखते हैं। राइबोसोम अगर देखा जाए तो ये दो टाइप का होता है। एक राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उसको कहा जाता है, और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन का साइन यूज़ किया जाता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S राइबोसोम का नाम दिया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड 70S राइबोसोम। अब ये एस क्या होता है, थोड़ी देर में ये चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, राइबोसोम जो हैं सेल तो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है उसको कहा जाता है 80S राइबोसोम। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, इनके अंदर ये यूनिट्स जो होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये किस तरह होते हैं। 70S राइबोसोम के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है, ये ऊपर वाला साइज़ में बड़ा है, तो इसको हम लार्जर सब यूनिट कंसीडर करते हैं। तो ये होता है 50S, एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड 30S। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल वाला राइबोसोम जो है, जिसको 80S राइबोसोम कहा जाता है, इसके लार्जर सब यूनिट को 60S कहा जाता है, और स्मॉलर सब यूनिट को कहा जाता है 40S। अच्छा, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब इसके साथ ये एस जो लग चुका है, इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास एस कंसेप्ट। अब इस एस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग क्या है, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने राइबोसोम के सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम किया, और वो उन्होंने देखा कि कितने टाइम में राइबोसोम जो है नीचे सेडिमेंट होता है, मतलब बॉटम में बैठ जाता है, कितने स्पीड पे और कितना टाइम इसके अंदर लगता है जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करते हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक यूनिट दिया हुआ है जिसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, और सिंपली इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमने लिखा है कि 1S जो होता है, मतलब 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज़ इक्वल टू 10 ज़रबे 10 की पावर -13 सेकंड। 1 स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये 10 की पावर -13 सेकंड के बराबर होता है। अच्छा, तो इसके हिसाब से उन्होंने ये वैल्यू दिए हुए हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइम का होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मशीन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो ऐसा कर दिया जाता है कि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, आर्गेनेल हो गया और चीज़ें वगैरह जो हैं, और मालिक्यूल वगैरह जो है, प्रोटीन मालिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब वगैरह में, और फिर क्या कर दिया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर यहाँ पे डाल दिया जाता है या रख दिया जाता है, और फिर इसको ऑन करके इसको मुख्तलिफ स्पीड के साथ स्पन कर दिया जाता है।
तो जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो जल्दी बॉटम की तरफ बैठ जाते हैं और जो स्मॉलर वन होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। और जितना हम स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ये स्मॉलर साइज़ वाले पार्टिकल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है सेल के वो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। तो स्वेडबर्ग ने भी इसी तरह राइबोसोम के ऊपर काम किया है और उन्होंने इसका सेडिमेंटेशन देखा है कि ये कितने टाइम में नीचे बैठ जाता है, तो उसी हिसाब से इसको नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये है फुल राइबोसोम स्ट्रक्चर, मतलब दोनों यूनिट आपस में अटैच हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट आपस में अटैच हैं। तो अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये पूरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए या हम ऐसा कहें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन एक ही चीज़ है, लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन से थोड़ा सा इस तरह मुख्तलिफ हैं कि जब सेंट्रीफ्यूज मशीन को एक हाई स्पीड के साथ स्पन किया जाए तो फिर क्या होता है, उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के दोनों यूनिट्स को इकट्ठा देखा गया तो ये 70s टाइम में क्या हो गया, बैठ गया। और इसी तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम को जब देखा गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान तो ये दोनों यूनिट जब इकट्ठे थे तो ये 80s टाइम में नीचे क्या हो गए, बैठ गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इस लार्जर सब यूनिट को और स्मॉलर सब यूनिट को, इन दोनों को अलग-अलग सेंट्रीफ्यूज किया जाए, इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, तो ये लार्जर सब यूनिट 50s लेता है और ये स्मॉलर सब यूनिट 30s लेता है, टाइम लेता है। तो इन दोनों को प्लस करके इससे 70 आना चाहिए, लेकिन ये तो 70 से ऊपर आ रहा है। ये क्या रीज़न है, इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट जहन में याद रखें। अब इसके अलावा यहाँ पे भी इसी तरह सेम कंसेप्ट है, इकट्ठे दोनों जब बैठ जाते हैं तो वो 80s लेते हैं और अलग-अलग अगर ये सेडिमेंट हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो ये लार्जर सब यूनिट 60s लेता है और ये स्मॉलर सब यूनिट 40s लेता है। तो दोनों से 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 80 हैं, ये क्यों? तो इसको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये राइबोसोम है और दोनों यूनिट आपस में कंबाइन हो चुके हैं। अब कंबाइन होने के बाद यहाँ पर इस राइबोसोम के दो सरफेसेस एक्सपोज है, एक ऊपर वाला सरफेस और दूसरा नीचे वाला सरफेस। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को मैं और भी क्लियर कर देता हूँ। जब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्पन कर दिया जाता है, इसको रन कर दिया जाता है, तो इसके अंदर दो फोर्सेस इस मटेरियल के ऊपर क्या होते हैं, लागू होते हैं। दो फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एक जो है टूवर्ड द सेंटर होता है, यहाँ पे इसको मैंने इस ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ट्यूब के अंदर मटेरियल को इसी तरह स्पन कर दिया जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, और इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक फोर्स तो इसके ऊपर ये लगता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स भी लगता है जो कि ये क्या करता है, इन मटेरियल को नीचे खींच ले आता है बॉटम की तरफ, और इसको मैंने रेड कलर से, एक रेड लाइन से, एक रेड एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी भी क्या कर रही होती हैं, ये भी इन मटेरियल को नीचे खींच लेती हैं। तो जब ये राइबोसोम के दोनों अटैच यूनिट जब इनको खींचा जाता है नीचे की तरफ, तो इन दो सरफेसेस के ऊपर फोर्स लगता है, इन दो सरफेसेस के ऊपर फोर्स लगता है। तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगा। और कितना टाइम लेगा, अगर प्रोकैरियोटिक है तो 70s टाइम लेगा, अगर यूकैरियोटिक है तो 80s टाइम लेगा। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर इन यूनिट्स को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, दिस वन इज़ द लार्जर सब यूनिट, सिंपली मैंने एल लिख दिया, एंड दिस वन इज़ द स्मॉलर सब यूनिट, सिर्फ मैंने यहाँ पे एस लिख दिया। अगर इनको अलग-अलग छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है,
इसके ऊपर अब कितने सरफेसेस हैं? इसके अब 4 सरफेसेस रह जाते हैं। एक इसका ऊपर वाला सरफेस हो गया स्मॉलर सब यूनिट का, और दूसरा इसका निचला सरफेस हो गया। इसके अलावा दिस वन, इसके ऊपर एक लार्जर सब यूनिट का एक ऊपर वाला सरफेस और दूसरा नीचे वाला सरफेस। तो यहाँ पे जब इनको अलग अलग बैठाया जाता है तो क्या होता है, इनके ऊपर क्या लगता है, दोनों साइड से फोर्स लगता है। मतलब 4 सरफेसेस के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन जब इसको इकट्ठा कर दिया जाता है तो फिर उसके 2 सरफेसेस के ऊपर फोर्स लगता है। तो ये 2 वैल्यूज़ इसलिए बड़े हैं कि इनको जब अलग सेपरेट कर दिया जाता है तो इसके 2 सरफेसेस को नीचे अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर देता है, खींच लेता है बॉटम की तरफ ताकि नीचे बैठ जाए। और इसी तरह सेम ये भी। तो यहाँ पे 4 सरफेसेस अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो सिर्फ ये 2 सरफेसेस जो होते हैं इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये नीचे बैठ जाता है। तो ये था एस कंसेप्ट। उम्मीद है ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वन हम आते हैं और डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की तैयारी करना। ये चीज़ें हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिए, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का डिटेल क्या होता है वो हम एक अलग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वन लास्ट में आते हैं टेडबेट की तरफ। टेडबेट में उन्होंने 2 बातें लिखी हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 3 हावर तक और 1,50,000 ग्रेविटी पर अगर इसके अंदर एक मिक्सचर रन कर दिया जाए जिसके अंदर राइबोसोम मौजूद हो तो वो क्या होता है, वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन उन्होंने लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसके पास अपना राइबोसोम होता है और वो होता है 70S राइबोसोम। तो इससे हमें एक क्लू भी मिलता है कि ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ये पहले क्या थे, ये प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो इनके अंदर भी कौन सा पाया जाता है, 70S राइबोसोम। तो ये दोनों हमें क्या शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन शो करते हैं कि ये पहले प्रोकैरियोट थे, बाद में यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर दिए। वो थ्योरी भी आप लोगों ने सुनी होगी। और फिर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का शक्ल इख्तियार कर लिया। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत राइबोसोम के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक अनदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे।